इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो श्रमिक कार्ड होती है। श्रमिक कार्ड जो होता है उसकी स्कॉलरशिप के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से रेडी करना है। ठीक है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में ही डॉक्यूमेंट्स सेम रहेंगे, बस आपको उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कैसे करना है वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह का एक फॉर्म आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? ये फॉर्म जो है आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे जाओगे तो वहाँ पर ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने सिर्फ एक PDF अपलोड कर रखी है, तो उसके अंदर ये फॉर्म, उसके अलावा अभी जितने भी फॉर्म आएंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आपको जो है इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्म आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हिताधिकारी का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हिताधिकारी का नाम। मैं यहाँ पे फॉर्म को भरना बता रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं जैसा आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको उसके पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम क्या है, जो स्वर्गीय हो गए हैं तो स्वर्गीय मोहन शर्मा। उसके बाद में जन्म तिथि लिखनी है राधेश्याम शर्मा की, यानी कि इसकी है 1/1/1999। आयु लिखनी है वर्षों के अंदर। आयु कितनी हो गई अभी 2025 के हिसाब से 26 वर्ष उसकी आयु हो गई है। और उसके बाद में यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चिपका देनी है। किसकी चिपकानी है? जिसके नाम पे मजदूर डायरी है। हिताधिकारी का मतलब ही क्या होता है, मज़दूर जो है उसकी फ़ोटो आपको चिपकानी है। जिसके नाम पे मज़दूर डायरी बनी हुई है उसकी फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पता लिखना है, मकान संख्या। अगर आपको मकान संख्या पता हो तो लिखें, वरना नहीं पता हो तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद में मोहल्ले या गाँव का नाम लिखें, जैसे चारभुजा मंदिर के पास। कोई सा भी गाँव हो आपका, देवकला जैसे गांव है एक देवकला। उसके बाद में आपको ग्राम पंचायत लिखनी है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र, और वार्ड संख्या लिखनी है अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो। ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत उनियारा लिख देता हूँ मैं, है ना, इसमें फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। उसके बाद ब्लॉक या शहर का नाम लिखना है, जैसे शहर आ गया सावर। उसके बाद में अपने ज़िले का नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो है, इस तरह से ये सारे पते वाला कॉलम आपको भर लेना है। उसके बाद में आपको लिखना है हिताधिकारी द्वारा किए जाने वाला काम, यानी कि आप अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसके पिता जो मजदूर है वो कौन सा कार्य करते हैं। बेलदार का कार्य करते हैं, मिस्त्री का कार्य करते हैं, बिजली का कार्य करते हैं या नल का कार्य करते हैं। इन सबका मजदूर डायरी बनी होती है। अगर बेलदार का कार्य करते हैं तो यहाँ पर लिख दें बेलदार, बिजली का कार्य करते हैं तो बिजली का, नल का कार्य करते हैं तो नल का कार्य। उसके बाद में हिताधिकारी से संबंधित अन्य जानकारी आपको लिखनी है। भामाशाह कार्ड या नामांकन संख्या लिखनी है। अगर आपके पास जो है भामाशाह कार्ड नहीं है, नामांकन संख्या नहीं है, तो यहाँ पर लिख दे ओब्लिक जन आधार कार्ड। अभी जो है राजस्थान में भामाशाह कार्ड को बंद कर दिया है और जनाधार कार्ड बना दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर जनाधार कार्ड लिख के जो है इस पर टिक करके आप अपना जनाधार कार्ड नंबर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जनाधार कार्ड नंबर लिख लें। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पर आधार कार्ड किसका नंबर लिखना है? हिताधिकारी का। हिताधिकारी मतलब श्रमिक का। जहाँ भी मैं हिताधिकारी बोलूँ उसका मतलब है श्रमिक जो मजदूरी करता है उसकी। तो आधार कार्ड संख्या आपको लिखनी है। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ ताकि मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ ना जाए वीडियो, इसलिए। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। मोबाइल नंबर जो है आपको जो हिताधिकारी के मोबाइल नंबर लिखने हैं। उसके बाद हिताधिकारी का पंजीयन क्रमांक संख्या लिखनी है। ठीक है, हिताधिकारी की पंजीयन क्रमांक संख्या और पंजीयन तिथि लिखनी है। ठीक है, ये क्या होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये मेरे पास ये है एक मजदूर डायरी पड़ी हुई है। ये मजदूर डायरी पड़ी हुई है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, पंजीकरण संख्या और यहाँ पर पंजीयन तिथि। ठीक है, अगर आपने जो है इस तरह का जो है आपने जो है मजदूर डायरी या श्रमिक कार्ड देखा होगा तो इसमें पंजीकरण संख्या के सामने कुछ संख्या लिखी होती है, जैसे B1/2017/XX समथिंग लिखा होता है, और पंजीयन तिथि लिखी होती है जैसे 2021 ऐसे कुछ लिखा होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिताधिकारी का पंजीयन क्रमांक क्या है, B1/2017
11111 ऐसा मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। उसके बाद में पंजीयन तिथि लिख देता हूँ मैं 2/2/2021, ठीक है, ये आपको लिखनी है। उसके बाद में अंतिम बार अंशदान जमा कराने की तिथि लिखनी है। अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिखना है आपको जो आपका जो है आपका जो मजदूर डायरी या श्रमिक कार्ड जब से जब तक वैलिड है वो आपको यहाँ पे डेट डालनी है। अब वो कहाँ से पता लगेगा कि मेरा श्रमिक कार्ड कब से कब तक वैलिड है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मजदूर डायरी की मैंने फ़ोटो ली है। यहाँ पे देखो पंजीयन की तिथि क्या है 2/2/2021। उसके बाद अंशदान वैधता अवधि लिखी हुई है, तो अंशदान वैधता अवधि जैसे 3/3/2023 है, ठीक है। तो ये वाली डेट लिखनी है आपको 2/2/2021 से 3/3/2023 आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है 2/2/2021 से 3/3/2023 तक, ठीक है। उसके बाद में आपको पंजीयन अधिकारी का पदनाम और स्थान लिखना है। अगर आप ऑफलाइन जमा करा रहे हो तो आपको क्या लिखना है, इनमें से कौन सा पंजीयन अधिकारी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पंजीयन अधिकारी का नाम यहाँ पे लिखना है सहायक श्रम। जैसे मैं बताऊँ आपको ये बात, ये कहाँ पता लगेगा आपको कि पंजीयन अधिकारी कहाँ है, ठीक है। देखो अगर आप जो है यहाँ पे बेलदार भर रहे हो, ठीक है, तो आपका बेलदार मिस्त्री ये दोनों में क्या आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा सहायक श्रम आयुक्त श्रम विभाग, ठीक है, श्रम विभाग। फिर आपके श्रम विभाग कौन सा लगता है, जैसे अजमेर लगता है, टोंक लगता है, जैसलमेर लगता है, जो भी लिख रहा है वो यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो है यही भरना है सहायक श्रम आयुक्त श्रम विभाग अजमेर। या फिर आपको जो है यहाँ पे क्या भर सकते हो, देखो यहाँ पर अधिकारी का हस्ताक्षर क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहाँ का, अजमेर का। कैसे पता लगा अजमेर का है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो अजमेर से है, ठीक है। तो बीडीओ जो है कहाँ का है, ये यहाँ पे ये बीडीओ जो है केकरी का है, तो केकरी का जो है यहाँ पे आपको लिख देना है। तो आप यहाँ पे सहायक श्रम आयुक्त की जगह क्या लिख, श्रम विभाग अजमेर की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बीडीओ जिसने आपका पंजीयन किया था, यहाँ पे लिख सकते हो बीडीओ केकरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण लिखना है आपको, ठीक है। हिताधिकारी के बैंक खाता यानी कि मजदूर के बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद में बैंक शाखा का नाम लिखना है। उसके बाद खाता संख्या लिखनी है आपको, खाता संख्या में यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ। उसके बाद में बैंक का IFSC कोड लिखना है, जैसे SBI 03456 ऐसे आपको बैंक का IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, यदि हिताधिकारी के नामित द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो नामित का आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड और बैंक खाता विवरण अंकित करें। यानी कि हिताधिकारी नहीं कर रहा है और हिताधिकारी का कोई नॉमिनी कर रहा है तो वहाँ पर आपको जो है नॉमिनी की डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद में तीसरी चीज़, यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसको खाली मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। ये तो तब होता है जब कोई नॉमिनी भर रहा होता है, अगर आपके केस में आप ही भर रहे हो तो इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में पति पत्नी दोनों हिताधिकारी है, यानी कि पति भी जो है, पति का भी श्रमिक कार्ड बना हुआ है और पत्नी का भी श्रमिक कार्ड बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पति के तौर पर इस फॉर्म को भर रहे हो तो पत्नी की डिटेल भरनी है आपको, जैसे राधा देवी, और उसकी पंजीयन क्रमांक लिखना है आपको। जो आपकी पत्नी जो है वो क्या है, वो भी अगर मजदूर है तो आपकी उसको डिटेल लिखनी है आपको, और पंजीयन की तिथि लिखनी है आपको, है ना, ठीक है। उसके बाद में आवेदन कब जमा करा रहे हो, वो आवेदन की आपको यहाँ पर क्या लिखनी है, तिथि लिखनी है। आप आवेदन जो है मान लीजिए आज 1/1/2025 को, यानी कि 1/10/2025 को जमा करा रहे हो तो आपको वो डेट लिखनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हिताधिकारी जो मजदूर है उसके क्या करने हैं, साइन करने हैं, और उसके बाद में अंगूठा भी लगा देना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या, मैंने कई केस में ये देखा है,
जैसे मैंने ये साइन किए, उसके बाद में यहाँ पे क्या कर देना, आप यहाँ पे अंगूठा भी लगा देना यहाँ पे, ठीक है, अंगूठा भी लगा देना, ठीक है। कई बार केस में ऐसा देखा है कि जो जमा कराते हैं ऑनलाइन, जो इसको अपलोड करते हैं, बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो आप अंगूठा और साइन दोनों ही कर दे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। और उसके बाद में यहाँ योजना का नाम लिखना भूल गया। योजना का नाम है यहाँ पे योजना का नाम है निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। ये इस योजना का नाम है, उसका फॉर्म जो आप भर रहे हो, ठीक है। तो आपको फ़ोटो वगैरह लगा के सारा फॉर्म आपको फिल कर देना है। उसके बाद इस फॉर्म के साथ क्या क्या आपको अटैच करना है, इस फॉर्म के साथ जो है आपको मजदूर डायरी की फ़ोटोकॉपी क्या करनी है, अटैच करनी है, आगे से और पीछे से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपको जो है, जैसे मैंने यहाँ मदन लाल किया है, मदन लाल का फॉर्म नहीं था, ये किसका था, राधेश्याम का था। तो मैं राधेश्याम को साइन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इसकी फ़ोटोकॉपी लेनी है मजदूर डायरी की, और उसके बाद में इस पन्ने के नीचे आप क्या लिख देना है, यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। ये नॉर्मल पेन से साइन करने हैं बिल्कुल। उसके बाद में हिताधिकारी का आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड की भी ऐसे आगे पीछे से फ़ोटोकॉपी लेनी है, और सिंपली पेज के नीचे आपको क्या लिख देना है, राधेश्याम, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड है। ये मैंने सेल्फ अटेस्टेड बताने के लिए, ये लिखना नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ये लिखना नहीं है वहाँ पे, केवल आपको क्या करने हैं, साइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको जनाधार कार्ड या भमासा कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेना है, और उसके बाद में क्या करना है, इसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद में ये राधेश्याम तो सेल्फ अटेस्टेड करेगा ही सही, लेकिन ये जो परिवार की मुखिया है, यानी कि जो फीमेल है जनाधार के अंदर, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो है सेल्फ अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। तो राधेश्याम और राधा दोनों से आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको बैंक की डायरी जो है, बैंक की डायरी को भी क्या करना है, आपको हिताधिकारी की बैंक डायरी, हिताधिकारी की, या हिताधिकारी मतलब मजदूर या श्रमिक की डायरी आपको यहाँ पे लेनी है, और आपको जो है यहाँ पे भी इसको फोटोकॉपी के बाद में क्या करना है, यहाँ पे साइन कर देना है। बैंक की डायरी में आपको क्या ध्यान रखना है, बैंक की डायरी में आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर जो है आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, ब्रांच का जो एड्रेस है वो विजिबल होना चाहिए, तो बैंक का नाम विजिबल होना चाहिए। और अगर विजिबल नहीं हो रहे हैं तो सिंपली आप क्या करें, इस तरह से जो मैंने लिख रखा है IFSC कोड, उस तरह से लिख दे। अगर विजिबल नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नीचे पन्ने में खाली जगह बचेगी, वहाँ पे नाम लिख दे, उसके बाद बैंक का नाम लिख दे, उसके बाद में जो है आप जो है IFSC कोड लिख दें। IFSC कोड में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, जैसे मेरे IFSC कोड में क्या था, कन्फ्यूज़न था कि ये 5th कैरेक्टर जो है वो 0 है या O है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया 5th कैरेक्टर इज़ 0। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न भी हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद में ब्रांच का नेम लिखें, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख के आप इसको अटैच कर दें, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है इस तरह का एक प्रपत्र 1 भी आपको फिल करना पड़ेगा। ये प्रपत्र 1 किस तरह से फिल करना है वो मैं बता देता हूँ। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, सिंपली आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक पे जाओगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद में ये फॉर्म किसके नाम पे भरना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ मैं पे आप हिताधिकारी का नाम लिखेंगे, हिताधिकारी जिसके नाम पे मजदूर डायरी बनी हुई है, तो राधेश्याम शर्मा के नाम से, ठीक है। पुत्र जो फॉर्म भर रहा है, जिसको स्कॉलरशिप चाहिए वो उसका जो है करना है। अगर पुत्र को चाहिए तो पुत्र के लिए, पुत्री को चाहिए तो पुत्री के लिए, पत्नी के लिए चाहिए तो पत्नी, हाँ पत्नी को भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर मान लीजिए पुत्र के लिए स्कॉलरशिप चाहिए तो यहाँ पे क्या करना है, पुत्र का नाम लिखना है। पुत्र का नाम क्या होगा, आर्यन शर्मा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद घोषणा करता हूँ, नहीं यहाँ पे आर्यन शर्मा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है राधेश्याम शर्मा के पिता का नाम, जो कि क्या है, मोहन शर्मा। मोहन शर्मा था ना यहाँ पर इसके पिता का नाम, स्वर्गीय मोहन शर्मा। तो यहाँ पे स्वर्गीय मोहन शर्मा करना है, यहाँ पे स्वर्गीय मोहन शर्मा। पुत्र किसका है, स्वर्गीय मोहन शर्मा। घोषणा करता हूँ कि अब लिखना है छात्र का नाम। छात्र का नाम क्या है, आर्यन शर्मा, ठीक है। छात्र का नाम, जिसकी फ़ोटो साथ में लगाई है, यहाँ पे आपको जो है छात्र की जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी फ़ोटो यहाँ पर चिपका देनी है। लगाई है, मेरा पुत्र है, उसकी शैक्षणिक वर्ष में
उत्तीर्ण की है, यानी कि पिछले साल की। अगर अभी 10th में है तो आपको 9th की भरनी है। जैसे मान लीजिए 2025 में वो किस में है, 10th क्लास में है, ठीक है। तो 2024 में किस में होगा, 9th क्लास में होगा। तो आपको 9th क्लास की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है अभी। 10th में तो अभी है, उसका तो रिजल्ट आया नहीं है, अभी तो एग्ज़ाम देगा, तो पहले 9th की करनी है। तो ठीक है, शैक्षणिक वर्ष 2024 में कक्षा 9 की परीक्षा स्कूल, कौन से स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल केकरी, कहाँ की भी हो, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, शिक्षण संस्था का नाम और पता, ये मैंने पता लिख दिया, और स्कूल है ना, और अजमेर लिख दो यहाँ पे, अजमेर, ठीक है। पिन कोड डालो तो पिन कोड 305404 का पता लिख दिया। उस पता क्या है यहाँ पे, केकरी से ग्रेड या श्रेणी, जब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ तो फर्स्ट डिवीज़न, ग्रेड से पास हुआ तो ग्रेड मतलब ए या बी या सी ग्रेड से, तो वो आपको लिखनी है। उसके बाद में अंक तालिका की प्रति, इसके साथ में क्या करना है आपको, पिछले साल के मार्कशीट भी आपको इसके साथ संलग्न करनी है, वो मैं सारी आगे बताऊंगा, ठीक है। यह वर्तमान में अब 10वीं कक्षा कहाँ से पढ़ रहा है, तो 10वीं कक्षा कहाँ से पढ़ रहा है, मान लीजिए ग्रीन पार्क से पढ़ रहा है, ग्रीन पार्क स्कूल केकड़ी से, मैं कक्षा 10th में पढ़ रहा है। अगर 12वीं के बाद में कहीं प्रवेश नहीं लिया है तो स्पष्ट अंकित करें, यानी कि यहाँ पे लिख देना, अगर 12वीं के बाद कोई प्रवेश नहीं लिया है तो 12वीं बाद कोई प्रवेश नहीं लिया है। अगर 12वीं के बाद कोई नहीं है, लेकिन अभी तो अपन ने 10th में प्रवेश ले लिया है, तो 10th की डिटेल यहाँ पे भरनी है। उसके बाद में लिखना है, मैं ये घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा विवरण सत्य है और मिथ्या जाने पर राशि लौटाने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे क्या करेगा, राधेश्याम अपने साइन करेगा, जो हिताधिकारी अपने साइन करेगा। उसके बाद में ये पूरा जो कॉलम है ना, ये आपको भरवाना है स्कूल के प्रिंसिपल से। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज के प्रिंसिपल से, स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल के प्रिंसिपल में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाएगा। प्रमाणित किया जाता है कि आर्यन शर्मा पुत्र पुत्री राधेश्याम शर्मा, पुत्र किसका है, राधेश्याम शर्मा का, इस शैक्षणिक संस्था में 10वीं पढ़ रहा है अभी, तो 10वीं के पाठ्यक्रम कौन सा है, 10th के, और यहाँ पे ईयर का नाम डाल देना 2025। देखो ये जो सेक्शन है ना, वास्तव में ग्रेजुएशन वालों के लिए, इनके लिए होता है। ग्रेजुएशन वाले क्या लिख देते हैं यहाँ, बीए, और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगर आप 9th के 10th के अंदर हो ना, तो आपको यहाँ डायरेक्टली 10th लिखना है और यहाँ पे ईयर लिख देना है, ठीक है। नियमित रूप से अध्ययन है, उक्त कक्षा इस शैक्षणिक सत्र, उसने उक्त कक्षा इस संस्थान में 2024, जो लागू नहीं होता है उसको काट दे, ध्यान रखें। यह संस्था 2025, यह संस्था कौन से बोर्ड से संबंधित है, तो आरबीएससी बोर्ड से। अगर आप कॉलेज का भर रहे हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजस्थान से मान्यता प्राप्त का है, ठीक है। तो शैक्षणिक संस्था का पता लिखना है, यानी स्कूल का पता लिखना है, तो ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी केकरी अजमेर, ठीक है। उसके बाद पिन कोड डाल दे 305404। संस्था प्रमुख अपने हस्ताक्षर करेगा, जैसे ये संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर, उसको नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मिस्टर हरिओम, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल, ठीक है। और वहाँ पे क्या करनी है आपको, यहाँ पे सील लगवानी है, यहाँ पे सील लगवानी है प्लस साइन करवाने हैं, ठीक है। तो सील और साइन दोनों करवाने हैं। इस तरह से आपको प्रपत्र 1 को फिल करना है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रपत्र 1 को फिल करना है। ये मैंने कक्षा वालों के लिए बताई। अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भरते तो कैसे करते हैं, कक्षा यहाँ पे लिखते बीए कि गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज लिख देते, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से जो है ग्रेड फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न में पास की है, और वर्तमान में वापस इसी कॉलेज में पढ़ रही है, तो गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से कक्षा कौन से, बीए सेकंड ईयर, यहाँ पे क्या, यहाँ कौन सी लिखते हैं, बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, पढ़ रही है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखता है, राधेश्याम शर्मा कौन से कार्यक्रम में, बीए के अंदर कौन से के
फर्स्ट वर्ष में नियमित रूप से कौन से ईयर में 2025 में, और यहाँ पे कौन से लिखते हैं MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे क्या करते हैं कॉलेज का नाम लिख के यहाँ पे सिंपली इस तरह से फिल करना था। इसका मैं एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ कि ये देखो इस तरह से जो है किसी आदमी ने यहाँ पे भरा था। ये सिंपली आपको इस तरह से भरना है। यहाँ पे जो है नाम, हिताधिकारी, ये सारे इस तरह से भरना है। आपको क्या कर देना है लास्ट में इसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड में करना है, राधेश्याम को भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, और जिस स्टूडेंट ने ये बना रहा है, स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको भी यहाँ पे ये है सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद में इसमें लिखा था ना पिछले साल की जो है मार्कशीट भी इसके साथ अटैच करें, तो ये पिछले साल की जो है मार्कशीट हमने अटैच की है। इसके अंदर क्या करें, इसके साथ ही आपको जो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसका यहाँ पर क्या कर दे, साइन कर दे। ठीक है, तो फोटोकॉपी कराओगे तो यहाँ पे नीचे क्या करते हैं अपने साइन करते हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे जमा करानी है। उसके बाद में जो है स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और आधार कार्ड जो है वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड, देखो यहाँ पे कर रखा है ना इसने सेल्फ अटेस्टेड, वैसे ही आपको क्या करना है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ठीक है, फोटोकॉपी के ऊपर। उसके बाद में क्या करना है, आपको एक घोषणा पत्र बनाना है कि आपने वास्तव में 90 दिन का काम किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ बताऊंगा, 1, 2, 3 और 4 में बताया ना, चारों में से सारे नहीं भर रहे हैं, जो आपको इजीली बनवा के मिल सके, जो इजीली आप बनवा सको वो वाला भरना है। ठीक है, जैसे ठेकेदार द्वारा आप बनवा सकते हो तो ठेकेदार वाला करें। अगर आप संपत्ति नियोजक या संपत्ति मालिक जिसके यहाँ काम किया है उससे ही बनवा सकते हो तो वो अच्छी बात है। और इसके बाद में किसी अगर आप फैक्ट्री वगैरह में या किसी ऐसी संस्था के साथ काम करते हो जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, उससे लिखवा सकते हो, या फिर निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा आप ये बनवा सकते हो। ठीक है, तो इन चारों में से किसी से भी आपको जो बनाना इजी हो वो आपको बनवाना है, और उसके बाद में आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये घोषणा पत्र की फॉर्म, ये चारों फॉर्म क्या मिलेंगे आपको, तो ये मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएंगे। तो इसको किस तरह से भरना है वो मैं बता देता हूँ। मैं ठेकेदार द्वारा बता देता हूँ। तो ठेकेदार द्वारा अगर आप भरवा रहे हो तो किस तरह भरना है आपको, तो मैं यहाँ पे ठेकेदार लिखेगा, जैसे ठेकेदार का नाम है दुर्गा लाल। ठीक है, पुत्र होगा वो कोशिका रोडूलाल, उम्र होगी मान लो इसकी 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3 ग्राम, या निवासी वार्ड नंबर 3, अगर वार्ड में नहीं रहता है तो देश छोड़ दे, ग्राम का नाम लिख दो। ग्राम का नाम जैसे मनोहरपुरा, पंचायत कौन सी लगती है उसकी, सावर। ठीक है, समिति नगर पालिका केकड़ी, जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। मेरे आधार नंबर या भामाशाह नंबर, यहाँ पर आधार नंबर डाल रहे हो तो आधार नंबर पे टिक करें, भामाशाह नंबर डाल रहे हो तो भामाशाह नंबर पे आधार नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिए। ये मोबाइल नंबर, आपको ये सारी चीज़ें भरवानी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये मैंने रेंडमली कुछ नंबर डाले हैं, ये सारी चीज़ें भरवानी है। क्यों? क्योंकि जब आप इस ऑफलाइन भर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप इसी चीज़ को आप ऑनलाइन अपलोड करोगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने वाले परफॉर्मा भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन भी। ठीक है, और मैं मेरा संस्थान श्रम विभाग, जहाँ भी आपका श्रम विभाग है, ठेकेदार भरेगा इसको, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस फॉर्म की मैं खास बात बता दूँ आपको, इसको भरते टाइम कुछ भी नहीं करना है, ये ठेकेदार करेगा। और ठेकेदार कौन सा? जिसके पास GST नंबर हो। ऐसे ठेकेदार है ना जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है, GST नंबर होते हैं जिनके पास, उन ठेकेदार से भरवाना है। ठीक है, उसके बाद में जिसका पंजीयन क्रमांक इतना है समथिंग ये ऐसे लिख देगा वो खुद। मेरा संस्थान का GST नंबर साफ शब्दों में लिखवाएं। GST नंबर जो भी है वो साफ शब्दों में लिखवाए। ये GST नंबर, टिन नंबर हो तो टिन नंबर लिखवाए, पेन नंबर भी लिखवाने हैं आपको, कंफर्म लिखवाने ही हैं आपको। मैं कौन सी श्रेणी का है, A श्रेणी का, B श्रेणी का, C श्रेणी का, D श्रेणी का ठेकेदार हूँ, है ना। उसके बाद में यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है किसकी, हिताधिकारी की, मजदूर की। उसके बाद में नहीं यहाँ पे आपको भरनी है जिसके यहाँ पे आपने काम किया था, यानी कि आपने राधेश्याम ने किसके यहाँ काम किया, तो यहाँ पे अनिल अंबानी के यहाँ काम, मुकेश अंबानी के यहाँ काम किया था। ठीक है, तो ये है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुख्य नियोजक का नाम व पता लिखना है, तो पता क्या है यहाँ पे, मुंबई। तो मुख्य है मुंबई, जिसकी प्रोजेक्ट की लागत कितने रुपए थी, 1 करोड़ रुपए थी। 1 लाख लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपली 1 लाख रुपए थी। और कुल निर्माण क्षेत्र 1200 वर्ग फुट था। उसके द्वारा कार्य मेरे द्वारा किया गया। उक्त नियमानुसार देय उपकर राशि कितने रुपए थी,
उपकर राशि कितनी थी, मान लीजिए 20,000 रुपये, 20,000 रुपये की उपकर राशि थी। दिनांक कितने को कर दिया है, जैसे मैं अब यहाँ पे डेट का विशेष तौर पर ध्यान रखना, एक नौ मत करो, 1/4/2025 को जमा करा दिए हैं, कोई उपकर राशि देनी है मेरे द्वारा दिनांक से। उसके बाद में वहाँ पर कितने दिन काम किया, तो मैंने कहा था 90 दिन का कम से कम होना चाहिए। अगर आप आज फॉर्म भर रहे हो यानी कि 1 अक्टूबर 10/2025, तो 90 दिन आपको करने हैं। तो 90 दिन को कैसे करोगे आप, कम से कम 90 दिन मतलब 3 महीने। तो ऐसा मंथ चुनो, जैसे 1/5 तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1/4 को तो आपने भर ही दिया ना। तो 1/1/2025 से 1/4/2025 इस तरह से, ताकि 3 महीने भी हो गए ना, 90 दिन हो गए ना इसमें। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या भर दोगे, 90 दिन करने के लिए सिंपली आप क्या कर दोगे, 1/1/2025 से 1/4/2025 के मध्य कराने वाले निम्नलिखित श्रमिकों का विवरण इस तरह से है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसके अलावा हिताधिकारी के मुकेश अंबानी के यहाँ पे जो है किन किन ने काम किया, तो यहाँ पे जो है आपको जो है राधेश्याम का नाम तो फर्स्ट में ही लिख देना है, राधेश्याम, ठीक है। शर्मा, पिता का नाम क्या है, पुत्र मोहन शर्मा। काम क्या किया था, बेलदारी का, बेलदार। कब से कब तक किया था, 3 महीने तक किया था ना, 1/1/2024 से 1/4/2025, 1/2025 से 1/4/2025 तक काम किया था। फिर उसके बाद दूसरे में दूसरा भी कोई वर्कर वहाँ काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रानू मंडल, इन्होंने किया था। ये किसकी पुत्री थी, यह हरिराम की पुत्री थी। इसने भी किसका काम किया, बेलदार का काम किया था। कब से कब तक किया था, 1/1/2025 से इसने 1/3/2025 तक ही काम किया था, ठीक है। अपने को इस वाले डेट पे फोकस रखना है, ये कम से कम 90 दिन होनी चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया अजीत सिंह, पुत्र किसका है, रामावतार का। इसने किस रूप में काम किया था, इसने मिस्त्री के रूप में काम किया था, ठीक है। और इसने कब से कब तक किया था, 2025 से लेके 1/4/2025 तक काम किया था, ठीक है। तो आपको इस डेट को भरते टाइम ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर ये सूचना विस्तृत है, और भी ज़्यादा आदमियों ने काम किया है, तो आपको इसको लिए एक अलग पेज, A4 साइज का पेज, खाली पेज लेके उसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे भरनी है आपको हिताधिकारी की जो है डिटेल। यह है कि इस निर्माण कार्य पर श्री किसने, राधेश्याम ने, राधेश्याम शर्मा ने। पुत्र किसका है, मोहन शर्मा। निवासी कहाँ का है, निवासी कहाँ का था अपना राधेश्याम शर्मा, निवासी था चारभुजा मंदिर के पास, देवकला, उनियारा, सावर। उनियारा, सावर, अजमेर का, ठीक है, ये बनना है। उसके बाद इसके आधार कार्ड नंबर डालने हैं अपने को। जैसे मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, आप अपना आधार, राधेश्याम शर्मा का आधार कार्ड नंबर, भामाशाह नंबर ना हो तो जन आधार नंबर डालने हैं। और जन आधार नंबर यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर ने दिनांक 1/1/2025 से 1/4/2025 तक कुल कितने दिन काम किए, 90 दिन। तो कम से कम 90 से तो ज़्यादा ही बनाना है, यहाँ 100, 110, 120 दिन का बनवाना, ठीक है। किस रूप में काम किया था, बेलदार के रूप में काम किया था। उसके बाद मेरे अधीन कार्य का रुपये, कितने रुपये प्रतिदिन के दिए, देखो उपकर राशि कितनी थी, 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये थी, 20,000 रुपये टोटल बने थे, तो 90 दिन काम करने के लिए, तो प्रतिदिन कितने दिए होंगे, प्रतिदिन 9×2=18, 9×2=18, 22 रुपये। ऐसा तो नहीं होगा, तो यहाँ उपकर राशि को आप जो है कुछ इस तरह से कर लेना। कम से कम एक बेलदार 400 रुपये लेता है, 90 दिन काम करेगा तो वो जो कि 36,000 रुपये बनते हैं। तो यहाँ पे उपकर राशि को आप क्या कर देना, 36 से ज़्यादा ही रखना कम से कम। अभी जो है बेलदार 400 रुपये भी लेना अगर एक बात हो तो। यहाँ पे तो कितने रुपये प्रतिदिन बने थे अपने, 400 रुपये, 400 रुपये प्रतिदिन के रूप में पूर्ण भुगतान कर दिया है, कोई भुगतान बकाया नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद में यहाँ पे कौन साइन करेगा, यहाँ पे साइन करेगा ठेकेदार। ठेकेदार का क्या नाम है, दुर्गालाल। तो ये दुर्गालाल यहाँ पर क्या करेगा, साइन करेगा, दुर्गालाल, है ना। उसके बाद में ठेकेदार अपनी सील लगाएगा, यहाँ पे सील लगवानी है। और यहाँ पे क्या करना है, अंगूठा लगवाना है उसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे साइल भी करवाने हैं, सील भी लगवाने हैं, और उसका अंगूठा भी लगवाना है। और जिस दिन ये सर्टिफिकेट बनवाओ आप, उसकी डेट आप जो है डलवा लेना, ठीक है। उसके बाद
डेट लगा लेना और यहाँ पे स्थान लिखवा लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो है ठेकेदार वाला फॉर्म रेडी करना है। इसके साथ साथ यहाँ ही बात ख़त्म नहीं हो जाती। ठेकेदार का फॉर्म भरवाने के साथ साथ आपको ठेकेदार के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है। देखो ये मैंने जैसे फॉर्म भरवाया एक, है ना, यहाँ पे उसने हस्ताक्षर भी किए। देखो 400 रुपये प्रतिदिन बेलदार के रूप में काम किया था, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है, उसने हस्ताक्षर भी किए थे, उसने अपनी सील भी लगवाई थी। देखो मैं बता देता हूँ, सील भी लगाई है उसने अपनी। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे उसके वो थंब इम्प्रेशन भी करवाना है, ठीक है। उसके बाद में उसको जो है आपको जो है उसका आधार कार्ड, ठेकेदार का आधार कार्ड लेना है। किसका? ठेकेदार का आधार कार्ड लेना है, उसके आगे पीछे की फ़ोटोकॉपी करानी है और उसके अलावा उसका साइन करवाने हैं, यहाँ पे साइन करवाना है, उसकी वापस सील लगवानी है और उसका वापस थंब लगवाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, उस घोषणा पत्र के साथ में जो है यहाँ पर ठेकेदार का भी करवाना। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे संपत्ति नियोजक का भी किया था, जिसकी मुकेश अंबानी की भी तो किया था ना, मुकेश अंबानी के घर पे काम। तो संपत्ति नियोजक का भी यहाँ पे क्या करवाना है, आधार कार्ड लेना है आपको। ये संपत्ति नियोजक है, यहाँ पे संपत्ति नियोजक लिख देना है आपको। उसका संपत्ति नियोजक का नाम क्या था, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका पता लिख देना है। उसके बाद में आपको संपत्ति नियोजक का क्या करवाना है, यहाँ पर संपत्ति नियोजक क्या था, मुकेश अंबानी, यहाँ पे उसका साइन करवा लेने हैं। उसके बाद में उसका अंगूठा भी लगवा लेना है। तो साइन भी करवाने हैं, उसका अंगूठा भी लगवाना है। देखो यहाँ पे उसने क्या कर रखे थे, साइन कर रखे थे और यहाँ पे उसने अंगूठा लगा रखा था। तो संपत्ति नियोजक का भी आपको करना है। उसके बाद में एक लास्ट पेज के अंदर क्या करना है आपको, जो संपत्ति नियोजक था ना, एक ब्लैंक पेज लेना A4 साइज़ का, उसमें लिखना मुख्य नियोजक का नाम। तो वहाँ पे मुकेश अंबानी लिखना, उसका पता लिखना, मोबाइल नंबर लिखना और उसके बाद भवन निर्माण की अनुमानित लागत कितनी आई है वो लिखना है। भवन निर्माण की अनुमानित लागत यहाँ पे भी लिखी है, अपन ने ध्यान रखना, अलग अलग मत लिख देना। भवन निर्माण की अनुमानित लागत कितनी थी, 1 लाख रुपये, और कितना निर्माण क्षेत्र था, 1200 वर्ग फुट। तो एक अलग पेज में भी क्या लिख देना है आप, भवन निर्माण की अनुमानित लागत 1 लाख रुपये थी और निर्माण क्षेत्र क्या था, 1200 वर्ग फुट था। तो ये यहाँ पे लिख के यहाँ पे फिर मुकेश अंबानी के साइन करवा लेना, उसके बाद में यहाँ पे अंगूठा लगवा लेना, ठीक है। तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से रेडी करना है, ठीक है। तो ये घोषणा पत्र इस तरह से रेडी किया। अगर ये ठेकेदार द्वारा नहीं कर पा रहे हो तो आपके पिताजी ने या हिताधिकारी ने जहाँ काम किया है, जिस मकान में काम किया है, तो उस मकान के मालिक द्वारा भी आप ये फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। तो ये मकान मालिक द्वारा फॉर्म भरवा, तो उस टाइम क्या होगा, आपको सील साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अंगूठे का निशान लगा लेना और उस संपत्ति नियोजक का क्या करवा लेना, यहाँ पर साइन करवा लेना। तो ये किस तरह से भरना है, सेम ऊपर जैसे ही भरना है, बस इसमें कुछ कॉलम है जो अलग है, बाकी सेम ऊपर जैसा ही भरना है। और उसके साथ में क्या करना है, आपको संपत्ति नियोजक का आधार कार्ड और उसका थंब इम्प्रेशन ले लेना है और उसके बाद ये चीज़ें भर देनी है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरह से करके जो है आपको एक सेट बना के जो है आपकी जो लोकल लेबर डिपार्टमेंट है वो आप पे वहाँ पे जाके आपको इसको क्या करवा देना है, जमा करा देना। जैसे मेरे है अजमेर, तो अजमेर जाके मेरे को ये सिंपल ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं। ऑनलाइन किस तरह भरना है, किस तरह से करना है, वो ये डॉक्यूमेंट्स तो सेम रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर वो किस तरह से अपलोड होंगे, किस तरह से वहाँ पे सारे कॉलम भरने हैं, वो मैं आपने को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। एक बार फिर देख लीजिए, एक बार तो ये फॉर्म भरना है, उसके साथ में आपको मजदूर डायरी की फ़ोटोकॉपी लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, हिताधिकारी की आधार कार्ड की फ़ोटो लगानी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, जनाधार की फ़ोटो लगानी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद बैंक डायरी हिताधिकारी की लगानी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर इसमें क्लियरली नहीं दिख रहे हो तो यहाँ नीचे पेज के ऊपर लिख दे सिंपली पेन से। उसके बाद में यहाँ पे हिताधिकारी की और शैक्षणिक संस्था के प्रधान से आपको क्या करवाना है, यहाँ पे घोषणा पत्र लिखवाना है और सील साइन करवाने हैं, ठीक है। इस तरह का घोषणा पत्र लिखवाना है, सील साइन करवाने हैं। उसके बाद में आपको पिछले साल की आपको क्या करनी है, पिछले साल की आपको क्या करनी है, मार्कशीट यहाँ पे लगानी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद में जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसकी जो है आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद एक घोषणा पत्र लगाना है ठेकेदार द्वारा या संपत्ति नियोजक द्वारा। ठेकेदार का लगा रहे हो तो आपको ठेकेदार की सील और साइन और अंगूठा लगवाना है और उसका आधार कार्ड और नाम और सील लगवानी है। उसके बाद में जिसके घर पे काम किया है संपत्ति नियोजक के, उसकी फ़ोटो, उसका जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवानी है और सिग्नेचर और
अंगूठा लगवाना है और एक लास्ट में इस तरह का एक पेज बना के, एक कंप्लीट सेट बना के आपको क्या कर देना है, लेबर डिपार्टमेंट में जमा करवा देना है। इसके बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने ये फॉर्म भरना सिखाया है, मेरे पास 5-10 बार ऑब्जेक्शन आया है, तब जाके डिफरेंट स्टूडेंट के भरे तो डिफरेंट ऑब्जेक्शन आए हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्शन का मैंने इसमें ध्यान रखा है कि वो गलती आप ना कर दो, ठीक है। तो वो गलती आप ना कर दो, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। इसके बाद आपको जो है किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म जो है आपको फिल करके जमा करा देना है। ऑनलाइन किस तरह से भरना है इस फॉर्म को, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।